कानपुर शहर का एक घनी आबादी वाला मोहल्ला है जूही बमहुरिया। इसी मोहल्ले के रहने वाले रामलाल के परिवार में पत्नी पार्वती के अलावा दो बेटियां रूपा विमला और दो बेटे रुपेश व विमलेश थे। दोनों बेटे छोटा मोटा काम कर रहे थे, जिससे रामलाल के परिवार की गुजर बसर आराम से हो रही थी। 2 साल पहले रूपा की शादी सोनू से हुई थी। सोनू ड्राइवर था। हंसी खुशी से 2 साल कब बीत गए दोनों को पता ही नहीं चला। इन 2 सालों में रूपा एक बेटी की मां बन गई थी। बेटी के जन्म के बाद खर्चा तो बढ़ गया, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ सकी। घर में आर्थिक परेशानी होने लगी, जिससे सोनू का रूपा से झगड़ा होने लगा। दरअसल सोनू शराब का लती था। वह अपनी कमाई के आधे पैसे अपने खाने पीने में खर्च कर देता था। रूपा उसकी आधी कमाई से जैसे तैसे करके घर का खर्चा चला देती, जिससे दोनों में तकरार होने लगी। इसी तकरार में सोनू रूपा की पिटाई भी कर देता था। सोनू का एक दोस्त था प्रदीप प्रजापति। वह लक्ष्मीपुरवा का रहने वाला था और डिप्टी पड़ाव स्थित एक होटल में काम करता था। सोनू अक्सर उसी के होटल पर खाना खाना जाता था। वहीं पर दोनों की जान पहचान हो गई थी। एक शाम को प्रदीप सोनू के घर के सामने से गुजर रहा था, तो सोनू ने उसे रोक लिया और चाय पीकर जाने को कहा। प्रदीप को यही चाय पिलाना सोनू को भारी पड़ गया। सोनू की पत्नी रूपा प्रदीप के लिए चाय लेकर आई, तो उस पर नजर पड़ते ही वह उसका दीवाना हो गया। इस पहली मुलाकात में प्रदीप को रूपा का बोलना बतियाना इतना अच्छा लगा कि वह कोई न कोई बहाना बनाकर सोनू की गैर हाजिरी में उसके घर आने लगा। वह रूपा को भाभी कहता था। वह जब भी आता रूपा के पास बैठकर हंसी मजाक करता रहता। रूपा को भी उसका उठना बैठना और हंसना बोलना अच्छा लगता था। लगातार उठने बैठना और हंसने बोलने का नतीजा यह हुआ कि रूपा और प्रदीप एक दूसरे को चाहने लगे। प्रदीप की उम्र यही कोई 20 वर्ष थी। उसने जवानी की दहलीज पर कदम रखा था। इस उम्र में रूपा का अपनापन और प्यार पाकर वह बेकाबू होने लगा, लेकिन वह अपने मन की बात रूपा से कह नहीं पा रहा था, जबकि रूपा चाहती थी कि प्रदीप में पहल करे। प्रदीप रूपा के लिए पागल था, तो रूपा भी कुंवारे प्रदीप को पाने के लिए तरस रही थी। दरअसल रूपा अपने पति की शराबखोरी और मारपीट से उब चुकी थी। यह दूरियां ही रूपा को प्रदीप की ओर आकर्षित करने लगी। जब रूपा ने देखा कि प्रदीप अपने मन की बात सीधे नहीं कह पा रहा, तो उसी ने एक दिन उसे छेड़ते हुए कहा, प्रदीप तुम तो मुझे दीवानों की तरह देखते हो। भाभी मैं तुम्हारा दीवाना हूँ तो दीवानों की तरह ही देखूंगा न। अब तुम्हारे अलावा मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। सोते जागते मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ। रूपा के उपसाने पर प्रदीप ने अपने मन की बात कह दी। कुछ ऐसा ही हाल मेरा भी है, लेकिन तुम मुझसे छोटे हो, इसलिए मैं अपने मन की बात तुमसे कह नहीं पा रही थी। रूपा बोली, लेकिन भाभी प्यार उम्र और जाति नहीं देखता, वह सिर्फ मन देखता है। प्रदीप ने कहा, मुझे बहुत लोग मिले, लेकिन मैंने किसी को करीब नहीं आने दिया। तुम्हारे अंदर न जाने क्या है कि तुमसे अलग होने का मन नहीं करता। रूपा ने प्रदीप पर नजरों के तीर चलाते हुए कहा, भाभी लगता है कि हमारा पिछले जन्म का रिश्ता है। प्रदीप बोला, तुम सच कह रहे हो, क्योंकि तुम्हें देखते ही मेरा दिल तुम पर आ गया था। रूपा ने मन की बात कह दी। इस तरह प्यार का इजहार करने के बाद पहली बार दोनों ने दिल खोलकर बातें की। इसके बाद तो प्रदीप रूपा के लिए इस तरह पागल हुआ कि होटल से घर आते ही आराम करने के बजाय सीधे रूपा के यहाँ पहुँच जाता और वहाँ घंटों तक बैठा रहता। उस समय सोनू घर पे नहीं होता था, इसलिए रूपा घर के काम काज छोड़कर उसके पास बैठकर बातें करती रहती।
धीरे धीरे उनके बीच की दूरी कम होती गई और फिर एक रोज दोनों ने अपनी हसरतें भी पूरी कर ली। कहा जाता है कि अगर किसी कुंवारे लड़के को विवाहित औरत से शारीरिक सुख मिलने लगता है तो वह उसके प्यार में पागल हो जाता है। उसके बाद उन्हें अलग करना आसान नहीं होता। ठीक उसी तरह प्यार के प्यासे प्रदीप को रूपा के रूप में प्यार का सागर मिला तो वह उसका ऐसा दीवाना हुआ कि उसे किसी की परवाह नहीं रही। प्रदीप और रूपा को मिलते जुलते अभी 2 महीने भी नहीं हुए कि मोहल्ले में उनके प्यार की चर्चाएं होने लगी। किसी ने इस बारे में रूपा के पति सोनू को बताया तो एक बार उसे विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि प्रदीप उसका दोस्त था और उसे उस पर भरोसा था। बात सच रही हो या झूठ, इस चर्चा से उसकी ही पत्नी की बदनामी हो रही थी। इसलिए उस रात वह घर लौटा तो उसने रूपा से प्रदीप से उसके संबंधों को लेकर होने वाली चर्चा के बारे में पूछा। रूपा पति की बात सुनकर सकते में आ गई। वह जल्दी से कुछ बोल नहीं पाई तो प्रदीप ने कहा, तुम उसे घर आने से मना कर दो, बात खत्म, ठीक है। रूपा ने बेहद मायूसी से कहा, लगता है तुम्हें मेरी बात बुरी लग गई। सोनू ने रूपा के चेहरे को पढ़ने की कोशिश करते हुए कहा, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है, आप कह रहे हैं तो मना कर दूंगी। रूपा ने रूखेपन से कहा। सोनू ने प्रदीप को रोकने के लिए कहा जरूर, लेकिन न तो रूपा ने उसे मना किया और न ही प्रदीप ने उसके यहाँ आना बंद किया। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी उनका प्यार छिप नहीं सका। 1 महीना भी नहीं बीता था कि किसी ने प्रदीप और रूपा के मिलने के बारे में सोनू से शिकायत कर दी। फिर क्या था, सोनू बुरी तरह तिलमिला उठा। उस आदमी से तो उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन काम धाम छोड़कर वह सीधे घर पहुंच गया। वह दबे पांव घर में घुसा। कमरे के बेड पर प्रदीप और रूपा एक दूसरे से लिपटे पड़े थे। सोनू को देखते ही प्रदीप फुर्ती से उठा और अपने कपड़े ठीक करके वहां से भाग गया। रूपा को उस स्थिति में देखकर वह आग बबूला हो उठा। गुस्से में उसने रूपा की पिटाई की। उसके बाद चेतावनी देते हुए बोला, प्रदीप का घर आना जाना तो दूर रहा, अगर तुझे उससे बातचीत करते हुए भी देख लिया तो तेरी बोटी बोटी काट कर चील कुओं को खिला दूंगी। उस दिन के बाद से रूपा के प्यार पर पहरा लग गया। इसके बाद दोनों वियोग की पीड़ा में छटपटाने लगे। दोनों एक दूसरे को बेहद प्यार करते थे। उनकी चाहत रोम रोम में समा गई, इसलिए वे एक दूसरे के बिना जिंदगी की कल्पना नहीं कर सकते थे। रंगे हाथ पकड़ी जाने के बाद रूपा पति की नज़रों से गिर गई थी। सोनू अब उस पर जरा भी विश्वास नहीं करता था। प्रदीप को लेकर अब सोनू और रूपा के बीच रोज ही विवाद और मारपीट होती। इस तरह उनके बीच मतभेद इस कदर बढ़ गए कि दोनों एक ही छत के नीचे रहते हुए अपरिचित से हो गए। सोनू रूपा के अवैध संबंधों की वजह से काफी तनाव में रहता था। इसका नतीजा ये निकला कि जरा जरा सी बात पर उन दोनों के बीच झगड़ा और मारपीट होने लगी। स्थिति ये आ गई कि रूपा को उस घर में एक पल भी काटना मुश्किल लगने लगा। उधर प्रदीप की हालत भी पागलों जैसी हो गई थी। जब प्रदीप से वियोग की वेदना नहीं सह गई तो उसने फोन पर मैसेज भेजकर रूपा को बारा देवी मंदिर बुलाया। निर्धारित समय पर रूपा मंदिर पहुंच गई। वहां दोनों एक दूसरे को देखकर भावुक हो उठे। उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। मन का गुबार आंसू बनकर निकल गया तो रूपा ने कहा, प्रदीप, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये रूपा तुम्हारी है और तुम्हारी ही रहेगी। रूपा, तुम्हारे बिना मेरा एक पल नहीं कटता। अगर यही स्थिति रही तो मैं किसी दिन जहर खाकर जान दे दूंगा, क्योंकि अब मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। प्रदीप ने अपनी पीड़ा व्यक्त की। मेरा भी यही हाल है, लेकिन मजबूर हूँ, क्योंकि मैं औरत हूँ। निराश होकर रूपा बोली,
रूपा, मुझे तुम्हारे साथ की ज़रूरत है। अगर तुम साथ दोगी तो हम दोनों सुकून की ज़िंदगी बिता सकेंगे। प्रदीप बोला। प्रदीप, शरीर के साथ साथ मैंने अपनी ज़िंदगी भी तुम्हें सौंप दी है। तुम जैसा कहो मैं तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। रूपा ने विश्वास दिलाते हुए कहा, तो फिर मेरे घर चलो, वहाँ मैं तुम्हें अपनी माँ से मिलवाता हूँ। वह राजी हो गई तो मैं जल्द ही तुमसे शादी करके अपनी जीवन संगनी बना लूँगा। प्रदीप बोला। प्रदीप की बात सुनकर रूपा थोड़ी उदास हुई। उसने बहाना भी बनाए लेकिन बाद में वह राजी हो गई। फिर प्रदीप रूपा को लक्ष्मीपुर स्थित अपने घर ले गया और माँ मुन्नी देवी से मिलवाया। रूपा ने अपने और प्रदीप के रिश्तों की जानकारी मुन्नी देवी को देकर प्रदीप से शादी की इच्छा जताई। मुन्नी देवी यह जानकर विचलित हो उठी कि उनका कुंवारा और कम उम्र का बेटा एक शादीशुदा और उससे बड़ी उम्र की औरत के प्रेम जाल में फंस गया है। मां मुन्नी देवी ने रूपा से साफ कह दिया कि वह शादीशुदा और एक बच्चे की मां बन चुकी औरत से अपने कुंवारे बेटे की शादी हरगिज नहीं कर सकती। रूपा का पक्ष लेकर प्रदीप ने कुछ कहना चाहा तो मुन्नी देवी ने उसे डपट दिया। मुन्नी देवी ने प्रदीप से शादी रचाने से इनकार किया तो रूपा निराश हो गई। उसकी आंखों से आंसू टपकने लगे। रूपा के आंसुओं ने मुन्नी देवी का दिल पिघला दिया। वह उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, रूपा, अगर तुम मेरे घर की बहू बनना ही चाहती हैं तो प्रदीप के बजाय उसके बड़े भाई सुजीत से शादी कर लो। वह ई रिक्शा चलाता है, उससे शादी कर लेगी तब मैं बच्ची सहित तुझे अपना लूंगी। क्या? रूपा चौंकी। माँ जी, आप ये क्या कह रही हो? मैं तो प्रदीप से प्यार करती हूँ, फिर भला उसके बड़े भाई से कैसे विवाह कर सकती हूँ? मुन्नी देवी और रूपा में बातचीत हो ही रही थी कि सुजीत कुमार भी आ गया। उसने अजनबी युवती को घर में देखा तो माँ से पूछताछ की। मुन्नी देवी ने तब सुजीत को सारी बात बताई और यह भी बताया कि वह रूपा से उसका विवाह कराना चाहती है। ये सुनकर सुजीत गदगद हो गया और वह रूपा से विवाह रचाने को तैयार हो गया। रूपा से सुजीत कई साल बड़ा था, इसलिए वह कोई निर्णय न कर सकी और वापस घर लौट आई। घर आकर वह असमंज में पड़ गई। प्रदीप उसका प्यार था जबकि शादी की शर्त उसके बड़े भाई से रखी जा रही थी। वह कई रोज तक कसम में रही। आखिर उसने प्रदीप से मिलकर कोई हल निकालने का निर्णय लिया। प्रदीप से मिलकर रूपा ने इस बाबत बात की तो प्रदीप ने सुझाव दिया कि वह भाई से शादी कर ले। इस तरह वह घर में उसके साथ रहेगी और उसका प्यार भी बरकरार रहेगा। यानी मुझे तुम्हारे घर में द्रौपदी बनकर रहना पड़ेगा। रूपा ने कटाक्ष लिया। मुझे तो यही सही लग रहा है, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम जो भी फैसला लोगी मुझे मानना पड़ेगा। प्रदीप बोला। रूपा अपने पति सोनू से प्रताड़ित थी। उसका पति के साथ रहना मुश्किल था। यही सब देखते हुए उसने सुजीत से विवाह रचाने का फैसला कर लिया। इसके बाद रूपा ने 11 अगस्त 2020 को जन्माष्टमी के दिन अपने प्रेमी प्रदीप के बड़े भाई सुजीत के साथ मंदिर में विवाह कर लिया और पहले पति सोनू का घर छोड़कर सुजीत के साथ लक्ष्मीपुरा में रहने लगी। रूपा ने अपनी मांग में सुजीत के नाम का सिंदूर तो सजा लिया था, लेकिन वह पूर्ण रूप से प्रदीप की थी। वह रात में पति का बिस्तर सजाती थी और दिन में प्रेमी प्रदीप की बाहों में झूलती थी। मुन्नी देवी सब कुछ जानते हुए भी अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रहती थी। इस तरह रूपा द्रौपदी बनकर घर में रहने लगी। इधर सोनू को जब पता चला कि रूपा ने प्रदीप के भाई सुजीत से विवाह रचा लिया है, तब उसे बहुत गुस्सा आया। वह मन ही मन दोनों भाइयों को सबक सिखाने की सोचने लगा। इसके लिए उसने प्रदीप से फिर से दोस्ती कर ली और उसके साथ दारू पीने लगा। कभी कभी वह अपनी मासूम बेटी से मिलने के बहाने उसके घर भी पहुंच जाता था।
26 सितंबर 2020 को रूपा अपने पति सुजीत व देवर प्रदीप के साथ अपने मायके जूही बमहुरिया आई। खाना खाने के बाद सुजीत अपना ई रिक्शा लेकर निकल गया। तभी प्रदीप रूपा के साथ एक कमरे में कैद हो गया। इधर सोनू को पता चला कि रूपा मायके आई है तो वह बेटी से मिलने पहुंच गया। वहां उसने कमरे में प्रदीप व रूपा को आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। उसका खून खौल उठा। उसने उसी समय प्रदीप को ठिकाने लगाने की योजना बना ली। देर शाम वह प्रदीप को किसी बहाने स्वदेशी कॉटन मिल कैंपस में ले गया। वहां बैठकर दोनों ने शराब पी। अधिक नशा होने पर प्रदीप वहीं पड़े पत्थर पर लेट गया। उसी समय सोनू ने पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। उसने प्रदीप के शरीर से खून सने कपड़े उतारे और वहीं झाड़ियों में छिपा दिए। खून से सना पत्थर भी उसने वहीं छिपा दिया। इसके बाद वह फरार हो गया। शाम को सुजीत घर आया। वहां प्रदीप नहीं दिखा तो उसने रूपा से प्रदीप के बारे में पूछा। रूपा ने बताया कि उसके जाने के बाद सोनू आया था, वहीं प्रदीप को अपने साथ ले गया था। प्रदीप जब देर शाम तक घर नहीं आया तो सुजीत ने खोज शुरू की। जब वह नहीं मिला तो सुजीत ने भाई की गुमशुदगी थाना जूही में लिखा दी। 27 सितंबर 2020 की सुबह 8 बजे थाना जूही पुलिस को स्वदेशी कॉटन मिल कैंपस में एक युवक की नग्न अवस्था में लाश पड़ी होने की सूचना मिली। सूचना पाते ही थाना प्रभारी संतोष कुमार आर्य घटना स्थल पर पहुंच गए। चूंकि थाने में सुजीत ने प्रदीप की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, अतः आर्य ने सुजीत को भी कैंपस बुलवा लिया। सुजीत ने भाई का नग्न शव देखा तो वह रो पड़ा। उन्होंने सोनू को कई संभावित जगहों पर खोजा, लेकिन जब वह नहीं मिला तो उन्होंने मुखबरी लगा दिए। 29 सितंबर की सुबह 7 बजे उन्हें मुखबरी से सूचना मिली कि सोनू सोनेलाल इंटर कॉलेज के पास मौजूद है। इस सूचना पर वह पुलिस टीम के साथ वहां पहुंच गए और घेराबंदी कर सोनू की हिरासत में ले लिया। उसे थाने लाकर प्रदीप की हत्या के संबंध में पूछा गया तो उसने सहजी हत्या का जुर्म कबूल कर लिया। यही नहीं, उसने पत्थर तथा मृतक के खून सने कपड़े भी कॉटन मिल कैंपस से बरामद करा दिए। पूछताछ में सोनू ने बताया कि प्रदीप के कारण ही उसकी पत्नी रूपा उसे छोड़कर गई थी। प्रदीप ने ही उसके घर में आग लगाई थी, जिससे उसे मजबूरी में उसकी हत्या करनी पड़ी। सोनू से पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे 30 सितंबर 2020 को कानपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जिला जेल भेज दिया गया।